दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट आया नहीं होगा। अगर आपने इस चैप्टर के सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं, उनको समझा है, तो इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसीलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया है ताकि केमिस्ट्री में आप आगे जाके कहीं पर भी अटके नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि हर वीडियोस में, हर लेक्चर में आपने 3-4 चीज़ें मेरे बारे में ज़रूर नोटिस करी होगी। सबसे पहली बात तो ये कि हर टॉपिक, हर चीज़ एकदम बेसिक लेवल से करवाई जाती है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट कभी भी बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए ABCD का नॉलेज होना ज़रूरी है, अगर ABCD हमें नहीं आई तो हम कैसे इंग्लिश लिख पाएंगे और कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। इसलिए हर चैप्टर, हर टॉपिक आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि यहाँ पे आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से सीखने को मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि सिर्फ बेसिक क्लियर होने से ही नहीं, हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने पढ़ाया और कभी किसी को समझ में ना आया हो। और समझ में आने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पढ़ने में मज़ा आने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंटेंट लेवल कैसा है। अगर कंटेंट लेवल सही नहीं है और आप पढ़ रहे हो छोटी मोटी चीज़ें और उसमें आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन आपका कंटेंट लेवल ही सही नहीं, आगे जाके कुछ काम नहीं आएगा, जिस लेवल का आपको चाहिए वो लेवल ही अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उस मज़े का क्या हम अचार डालेंगे। आ रही है बात समझ में? तो समझ में आने के साथ साथ इंटरेस्ट भी आना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट आने के साथ साथ आपका कंटेंट लेवल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्लियर? और कंटेंट लेवल अच्छा होने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका लेवल ये है तो आपको कंटेंट लेवल कम से कम इस लेवल का तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कंटेंट आपके काम अभी आएगा नहीं। आप ये ना समझें कि ज़्यादा हाई चीज़ें अभी पढ़ेंगे तो आगे जाके काम आएगा, ऐसे कभी नहीं होता। अगर आपको अपना कल अच्छा करना है तो आप पूरा अपना ध्यान आज पे दीजिए। अगर आपका आज अच्छा होगा तो आने वाला कल डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें भी नहीं पढ़नी, क्योंकि आगे जाकर जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो चीज़ें तो अपने आप ही आपकी क्लियर हो ही जाएगी। कब? जब आपका बेसिक क्लियर होगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपका लेवल ये है तो कम से कम इतना लेवल, इतना हाई लेवल चल जाएगा, लेकिन इतना हाई लेवल आपके कुछ भी काम में आएगा नहीं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में PhD तो करनी नहीं है। अपने को तो सारे इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं और इतने सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। अगर एक ही टॉपिक में आप इतना हाई लेवल कर लेंगे, इतना हाई लेवल पढ़ लेंगे तो चीज़ें वैसे भी आपको याद आने वाली है नहीं, याद होने वाली है नहीं, और आपका टाइम वैसे ही वेस्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कंटेंट लेवल अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही हाई लेवल अभी आपके इतने काम का नहीं है। क्लियर? और कंटेंट भी अच्छा हो, पढ़ने में आपको बेसिक भी क्लियर हो रही है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, आपका कंटेंट लेवल भी अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो लेक्चर देख रहे हो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, तो भाई आजकल बैलगाड़ी का ज़माना तो है नहीं, एरोप्लेन का ज़माना है, आजकल स्मार्ट स्टडी का ज़माना है ना। 10-15 मिनट में इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ जाए, कंटेंट भी आपको अच्छा मिल जाए और सारे डाउट आपके चुटकियों में क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको हर वीडियो में देखने को मिली होगी, चाहे आप किसी भी क्लास का कोई भी वीडियो उठाकर आप इस चैनल से रिलेटेड देख लीजिए। क्लियर?
तो दोस्तों आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये समझने से पहले आप पिछले वीडियोस एटम्स एंड मॉलिक्यूल के जाके पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में अक्सर आते हैं, लेकिन आप ना तो किसी से पूछ पाते हैं, अगर किसी से पूछ भी लेते हो तो आपके वो भेजे में बैठते नहीं, आप समझ ही उनको नहीं पाते हो। तो ऐसी ही बातें आज ऐसे ही प्रो कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इन वीडियोस को देखने पर आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आए, आपको कुछ बेनिफिट्स हो, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी अपने इस स्कॉलर्स जोन चैनल्स के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि अच्छा कंटेंट जितना ज़्यादा फैले उतना अच्छा है। क्योंकि इस चैनल का मोटो ही यही है कि सारे स्टूडेंट की हेल्प की जाए, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में पिछड़े नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, एलिमेंट और कंपाउंड, हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट आते होंगे, और उन डाउट को क्लियर करने की आज सब में मैं सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। देखिए इधर एलिमेंट और कंपाउंड आप समझ चुके होंगे, अब फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक ही टाइप के एटम देखने को मिले, जैसे मैंने एक टाइप का एटम ले लिया ए, तो अगर सिर्फ एक ही टाइप के अगर आपको देखने को मिले, ए के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्लियर, तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और ए के साथ में कोई भी बी, सी या कुछ भी आ जाए, एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे ए भी हो गया ना, एक से ज़्यादा टाइप का हो गया, तो वो हमेशा क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्लियर, सिर्फ एक ही चीज़ अगर आपको देखने को मिल रही है तो वो होगा एलिमेंट, और एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें, स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए इधर एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। इधर देखिए, अगर मैंने एक सोडियम का टुकड़ा लिया, क्लियर, तो उस सोडियम के टुकड़े में बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो इधर देखिए ये सोडियम का टुकड़ा हुआ, तो इसमें बहुत सारे Na ही होंगे। तो मुझे ये बताइए, इस सोडियम के टुकड़े में आपको सेम टाइप की स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है या नहीं? Na यही तो होगा, यानी A, यानी सेम टाइप की स्पीसीज देखने को मिल रही है, तो सेम टाइप की स्पीसीज वाला क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर। अब इधर देखिए, ये Na, सिर्फ पर्टिकुलर इस एक Na की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये बताइए कि ये Na एटम है या मॉलिक्यूल है। अब इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं, आप आई बटन पे सबके मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ सिंगल है, एक ही है, तो वो क्या होगी, हमेशा एटम होगी, और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या होगी, मॉलिक्यूल होगी। देखिए कैसे, अगर मैंने लिखा H, तो यहाँ पे H कितने दिखाई दे रहा है आपको, एक ही दिखाई दे रहा है, सिंगल है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ H2, तो H2 में हाइड्रोजन कितने हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। अगर मैं लिख दूँ CO2, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, टोटल 3 हो गए, एक से ज़्यादा हो गया, तो CO2 क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिख दूँ O, तो ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होगा। तो कोई चीज़ सिंगल है तो एटम है, और एक से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर मैं सिर्फ इस Na की बात करूँ, तो ये Na एटम है या मॉलिक्यूल है? बिल्कुल सही, Na कितने हैं, एक ही है ना। ये ऐसे मत करना भाई कि N अलग है, A अलग है, तो एक से ज़्यादा हो गए, ऐसे नहीं। Na पूरी एक यूनिट है, Na पूरी एक यूनिट है, अपने को पता है। तो यहाँ पे Na यूनिट कितनी है, एक ही है, और जो चीज़ एक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, यानी कि ये Na क्या है, एटम है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो Na एटम है, ये एटम किसका है, एलिमेंट का ही तो है, इसलिए इस एक Na को हम क्या बोलेंगे, एटम ऑफ एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर। ये पूरी चीज़ तो हो गई एलिमेंट, लेकिन पर्टिकुलर एक एटम की बात करें,
इस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम की बात करें तो ये एक एटम क्या कहलाएगा, एटम ऑफ एलिमेंट कहलाएगा, यानी ग्रुप ऑफ Na एटम इज एलिमेंट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर उस ग्रुप ऑफ Na एटम में से पर्टिकुलर एक एटम की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा, एटम ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे इतने सारे Na मिलकर बन रहे हैं एलिमेंट, लेकिन पर्टिकुलर एक की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा, एटम ऑफ एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब इधर देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली। और मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी गैस की बात करते हो तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो हाइड्रोजन गैस यानी ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के रूप में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे H होगी या H2 के रूप में होगी? बिल्कुल सही, H2 के रूप में होगी, क्योंकि मैंने कहा था मॉलिक्यूल में हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। सिर्फ H लेता है वो तो एटॉमिक फॉर्म हो गई, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, H2। तो इस कंटेनर में H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, H2 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 बहुत सारे होंगे। अब मुझे ये बताइए, इस कंटेनर में सिर्फ H H H H हो गया, H के अलावा कुछ और है क्या? देखिए आप H2 को मैं ऐसे H सिंगल बॉन्ड H H सिंगल बॉन्ड H लिख सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए, H के अलावा कुछ और होगा क्या इस कंटेनर में? नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हो गए या नहीं हो गए, या ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए या नहीं हो गए? तो मैंने क्या कहा था, या तो ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो। आप तो ये देखिए भाई सेम दिख रहे हैं और कुछ भी एक से ज़्यादा स्पीसीज कुछ नहीं दिख रही है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो सेम चीज़ें दिखे तो एलिमेंट है। क्लियर? अब इधर देखिए, ये पूरा ग्रुप ऑफ H2 ये तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एक H2 की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये H2 बताइए क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? एक से ज़्यादा हुआ ना, H2 में 2 हाइड्रोजन आ गए, एक से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल किसका है, इस एलिमेंट का ही तो है। तो यहाँ पे ये H2 क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वहाँ पे तो एटम ही था, सिंगल था, तो वो हो गया एटम ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे H2 है, एक से ज़्यादा है, यानी कि मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब देखिए, यहाँ पे भी सेम टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है तो एलिमेंट, यहाँ पे भी सेम टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है तो एलिमेंट। यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है तो ये कहलाएगा एटम ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब सेम टाइप के हो तब तो एलिमेंट है, लेकिन एक से ज़्यादा टाइप के हो जाए, एक ही टाइप के हो तो एलिमेंट, एक से ज़्यादा टाइप के अगर स्पीसीज आपको दिख रही है तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। इधर देखिए H2, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर ले लिया, तो H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें। क्लियर? अब इधर देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2O का मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस टाइप की स्पीसीज बहुत सारी होगी। क्लियर? अब मुझे यहाँ ध्यान से देखकर बताइए कि इसमें कितनी टाइप के एटम या कितनी टाइप की एटॉमिक स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है। देखिए, एक तो हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइप की स्पीसीज देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक से ज़्यादा टाइप की देखने को मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ HHH होते तो एलिमेंट हो जाता, सिर्फ OOO ही दिखते तो भी एलिमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे H और O दिख रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें अपने को दिख रही है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्लियर? अब इधर देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर एक H2O की बात करूँ तो ये एक H2 एटम है या मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 हो गए, एक से ज़्यादा होते ये चीज़ क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूल कहलाएगी। तो ये H2O एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का ही तो है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि सेम चीज़ें दिख रही है तो एलिमेंट है, और एलिमेंट में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो एटम ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और उस
कंपाउंड में अगर मैं पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। तो उम्मीद है अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। और ये तो आप समझ ही गए हैं कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर? अब आगे देखिए, हम सभी को पता है आयंस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। अब आपके मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल आपके दिमाग में हमेशा घूमता होगा या उसकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इधर देखिए, अपने को पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इस 2 पॉजिटिव चार्ज को मैं किस तरीके से लिखूं, Mg2+ लिखूं या Mg+2 लिखूं। ये सवाल दिमाग में अक्सर आता होगा ना, लेकिन आपको कहीं जवाब मिल नहीं पाता। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा। समझ गए? जैसे जिंक है तो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूं, Zn2+ लिखूं या Zn+2 लिखूं। तो कौन सा तरीका सही और कौन सा गलत है, इधर देखिए ध्यान से समझिएगा, सिंपल है, आप खुद ही कर लेंगे। अगर A+A कोई रिएक्शन हो रही है, A+A रिएक्शन नहीं, आप समझ लीजिए कि आपके पास 2A है, 2A है, तो उस 2A को आप किस टाइप से लिखोगे, 2A लिखोगे या A2 लिखोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी मैथ्स है। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर 2A है तो A+A को 2A ही तो लिखा जाता है, A+A को A2 कब लिखा जाता है, कभी लिखते ही नहीं है अपन। A+A को हमेशा क्या लिखते हैं, 2A लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब इधर देखिए, सेम ये कॉन्सेप्ट अपनाना। इधर देखिए, Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो Mg+ बना, इस Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब Mg के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, 2+ के साइन आ गए हैं। आई बात समझ में? अब इधर देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे 2A थे तो उसको आप कैसे लिखते थे, 2A लिखते थे या नहीं लिखते थे। ठीक इसी तरीके से अगर 2+ साइन है, 2+ साइन है तो आप उसको 2+ लिखोगे या नहीं लिखोगे। जैसे A+A = 2A था, 2A मिलकर 2A बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से 2+ मिलकर क्या बना देंगे, 2+ बना देंगे। 2 आगे आ रहा था तो यहाँ पे भी 2 क्या आएगा, आगे आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज को अपन किस तरीके से लिखेंगे, Mg2+ लिखेंगे, 2 आगे आएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे, कभी भी Mg+2 नहीं लिखेंगे। Mg+2 लिखना ये गलत तरीका है, सही तरीका है Mg2+। तो Zn2+ लिखना सही तरीका है, Zn+2 लिखना गलत तरीका है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस कॉन्सेप्ट से कि भाई 2A मिलकर जब आप लिखोगे तो उसको आप क्या लिखोगे, 2A ही तो लिखोगे। सिंपल मैथ्स, केमिस्ट्री यहाँ पे मत लगाना, सिंपल मैथ्स लगाना। 2A मिलकर 2A ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2+ मिलकर आप उसको क्या लिखोगे, 2+ ही लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, उनका ध्यान ही नहीं जाता है, और अगर ध्यान जाता भी है तो उनको कोई सही बताने वाला भी नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास, और वो भी एवरेज एटॉमिक मास 35.5 होता है, ये आप सभी को पता होगा। क्लियर? लेकिन आपके मन में हमेशा ये डाउट या ये सवाल उठता होगा कि 35.5 आया कैसे, किस तरीके से अपन ने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाला। तो यही चीज़ अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो नेचर में क्लोरीन 2 फॉर्म में पाई जाती है, यानी मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं। एक तो Cl35 और एक Cl37 आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अब इस Cl नेचर में 2 फॉर्म में पाई जा रही है, Cl35 और Cl37 के फॉर्म में। अब अपने मन में डाउट क्या आएगा,
अगर मैं इस Cl35 के हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक मास देखूं तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। और अगर इस Cl37 के हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक मास देखूं तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो अपने मन में डाउट आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि मैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 लूँ या 37 लूँ। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो हम हमेशा उसका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन का जो 35 और 37 एटॉमिक मास आ रहा है इन दोनों आइसोटोप्स का, उनका हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। लेकिन ये एवरेज अलग टाइप से लेंगे। हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि 35 + 37/2 जैसा कि आप एवरेज निकालते हो, इस तरीके से एवरेज यहाँ पे नहीं निकालना है। यहाँ पे जो हम एवरेज निकालेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये Cl35 और Cl37 नेचर में किस रेशियो में पाए जाते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि नेचर में वो किस रेशियो में पाए जा रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि Cl35 75%, तो बाकी का 25% क्या पाया जाता है, Cl37। ये डेटा हमें ध्यान रखने हैं। और अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन परसेंटेज में नहीं चलती है, आपको परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज को हटाने के लिए उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। तो जब ये मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो 75/100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.75। इसमें भी जब मैं 25% में से परसेंटेज को हटाऊंगा तो 25/100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.25। क्लियर। या फिर अगर मैं इनको रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो ये 25 है, 75 है, तो कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कट करो तो ये तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं रेशियो की बात करूं तो Cl35 और Cl37 नेचर में 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। यानी कि Cl37 जितना पाया जाता है उससे ट्रिपल, उससे तिगुना क्या पाया जाता है, Cl35 पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। और इस रेशियो को मैं x:y के रूप में भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, क्लियर। अब इधर देखिए, तो x और y समझ गए क्या हो गए, x:y का मतलब हुआ x तो हो गया किस रेशियो में Cl35 पाया जा रहा है, और y हो गया किस रेशियो में या किस फॉर्म में Cl37 पाया जा रहा है, क्लियर। अब इधर देखिए, अब हमें क्या करना है, Cl का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इधर देखिए, 35 एवरेज निकालना किसका है, एटॉमिक मास का ही तो निकालना है, तो खेल किसका है, 35 का और 37 का खेल है। देखिए इधर 35 किस रेशियो, Cl35, यानी ये 35 किस रेशियो में पाया जा रहा है, x रेशियो में पाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 35 × x प्लस 37 किस रेशियो में पाया जा रहा है, y के रूप में पाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 37 × y अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे x और y क्या है, x चाहे तो 3 ले लो, चाहे तो 0.75 ले लो, y चाहे तो 1 ले लो, चाहे 0.25 ले लो। आगे बात समझ में, कहने का मतलब x और y या तो आप 3 और 1 ले सकते हो, या फिर x और y आप 0.75 या 0.25 ले सकते हो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा, क्लियर। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन x और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं 3 और y की वैल्यू ले रहे हैं 1। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 रख दी, और y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 1 रख दी। x की वैल्यू 3 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, और 3 + 1 = कितना हो जाएगा, 4। दोनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 35.5। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 35.5 आया है वो Cl का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके दोनों आइसोटोप नेचर में किस फॉर्म में, किस रेशियो में पाए जा रहे हैं। उसी को हम उसका नेचुरल अबंडेंस बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि Cl का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 और पीछे क्या लगाना है, U या AMU लगाते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U या AMU होती है। तो अगर कोई पूछे कि ये 35.5 U किस तरीके से आया, तो भैया इस तरीके से आया, आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। अब आपके मन में एक और डाउट आया होगा या आ रहा होगा कि चलो ये तो Cl था, तो हमें पता है कि
ये नेचर में 75% और ये 25% के रूप में पाया जा रहा है। मान लो Cl की जगह कोई और एलिमेंट होता, वो भी एक से ज़्यादा आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाता, तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते। तो भैया ये तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज एटॉमिक मास हमेशा नेचुरल अबंडेंस पे डिपेंड करता है। तो जब भी कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो वो नेचर में किस रेशियो में पाया जा रहा है, यानी उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। लेकिन क्लास 9th लेवल पर आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, क्लोरीन का ध्यान रखो, ये 75% या 25%, क्योंकि ये फेमस एग्जाम्पल है। तो इसका सिर्फ नेचुरल अबंडेंस ध्यान रखो, बाकी की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके क्वेश्चन आएगा। अगर आप 11th में साइंस लेते हो तो वहाँ पे जाके इस Cl की जगह दूसरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहाँ पे भी उनका नेचुरल अबंडेंस क्वेश्चन में दिया गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। आइसोटोप, आइसोबार क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। एक और नया वर्ड आपने सुना होगा, आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होते हैं, देखिए समझिए। देखिए, किसी भी एलिमेंट को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स कोई भी एलिमेंट हो गया और उसके पैर पर हमेशा जेड लिखा जाता है, और जेड यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और उसके सर पर हमेशा ए लिखा जाता है। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को, या फिर मैं मास नंबर भी बोल सकता हूँ। ये चीज़ अपने को पता है। तो इधर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे दो स्पीसीज लिखी, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस के पैर पर 15 लिखा है, यानी 15 तो इसका क्या हो गया, जेड हो गया, क्योंकि पैर पे जो लिखा जाता है वही एटॉमिक नंबर होता है, वो उसका क्या होता है, जेड होता है। और जो सर पे लिखा जाता है यानी 31, वो उसका क्या हो गया, ए हो गया, ए यानी एटॉमिक मास हो गया। ठीक इसी तरीके से सल्फर के पैर पर अगर 16 लिखा है तो 16 इसका एटॉमिक नंबर हो गया और 32 इसका एटॉमिक मास हो गया। क्लियर। अब मैंने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा रखा है। तो क्या आप इन दोनों स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए तो अपने पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो इधर देखिए, इस केस में ए की वैल्यू है 31 और जेड की वैल्यू है 15, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इस वाले केस में यानी सल्फर के केस में ए की वैल्यू है 32 माइनस जेड की वैल्यू है 16, करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इस वाले केस में यानी फॉस्फोरस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं 16 और सल्फर के केस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं 16। तो क्या दोनों ही स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी 16, इसमें भी 16, दोनों ही स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो अगर किन्हीं दो स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो वो एक दूसरे के आइसोटोन कहलाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्या ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के आइसोटोन होगी या नहीं होगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझा रखा है और उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अच्छे से समझ रखा है। अब एक और तीसरा और लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हालांकि ये 9th क्लास में आपके कोर्स में नहीं है, पर किसी स्टूडेंट ने मुझे इसके बारे में पूछा था तो ये भी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, C+½ गिव्स CO। क्लियर। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो इसमें O हमेशा कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। अगर आपने C बड़ा और O छोटा लिख दिया, C कैपिटल और O स्मॉल लिख दिया, तब तो वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर C भी कैपिटल और O भी कैपिटल, यानी वो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ अब आपके मन में आ रही होगी कि आगे हाफ कैसे आया, तो ये इसलिए आया ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। देखिए, किसी भी रिएक्शन में O2 हमेशा किस फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है, गैसियस फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है। और मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीजन गैस, जब भी कोई गैस है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे अपन सिंपल O नहीं ले सकते, अपने को क्या लेना पड़ेगा, O2 लेना पड़ेगा, क्योंकि गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है। क्लियर। अब इधर देखिए,
लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे हाफ नहीं लगाता, सिर्फ ये रिएक्शन होती C+O2 गिव CO, तो अब देखिए रिएक्शन बैलेंस करनी आपको आती होगी, और अगर नहीं आती तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, 5 सेकंड के अंदर कोई भी रिएक्शन होगी आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आप उसको बैलेंस कर देंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए बैलेंस करने का मतलब होता है इधर लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कोई पर्टिकुलर एटम दोनों साइड में उसके नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कार्बन कितना है 1 है, तो ये तो बैलेंस है। अब अगर मैं सिर्फ O2 लिखूं तो O2 लिखा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो दोनों बैलेंस नहीं हुए, यानी कार्बन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा, हाफ लिखना पड़ेगा। अब इधर देखिए इस हाफ का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आधा हुआ, ऐसा नहीं है, है ना। मॉलिक्यूल या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, आधा मॉलिक्यूल या आधा एटम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आ रही है बात समझ में। जैसे कोई लड़का है, स्टूडेंट्स है, तो या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आधे या 3.5, 4.2 ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये आधा, ये हाफ सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आया है और हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई मॉलिक्यूल आधा हो सकता है या 3/4 हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने हाफ लगाया है। अब इधर देखिए, मान लीजिए कोई चॉकलेट है, उस चॉकलेट में 2 बॉक्स है, बॉक्स बने होते हैं ना चॉकलेट में, तो ये एक चॉकलेट है जिसमें कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है। तो ये बताइए एक चॉकलेट में 2 बॉक्स है, तो हाफ चॉकलेट यानी आधी चॉकलेट में कितने बॉक्स होंगे, एक ही बॉक्स होगा ना, इसके आधी, आधे का मतलब ये हुआ, तो इसमें कितना बॉक्स होगा, एक ही होगा। ठीक उसी तरीके से एक O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 होंगे ना। एक O2 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 आए। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो हाफ O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा ना। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट, जैसे एक चॉकलेट में 2 बॉक्स थे, तो हाफ चॉकलेट में कितने बॉक्स आ जाएगा, 1 बॉक्स आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन थे, तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, बिल्कुल सही, 1 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे भी कितना आया, 1 ऑक्सीजन, और उधर भी कितना आ गया, 1 ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सिर्फ किस लिए किया है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया है। तो बैलेंस का जनरल मतलब आप समझ गए होंगे, क्यों मैंने हाफ लगाया ये भी आप समझ गए होंगे। और बाकी रिएक्शन को और कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं उसकी ट्रिक्स के लिए एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। न केवल 9th में 10th में, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ वो चीज़ आपके काम में आएगी। क्लियर। अब आप इधर देखिए, ये लॉ कहता क्या है, इधर देखिए, ये सिंपल रिएक्शन हो रही है, C+O2 गिव CO, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इधर देखिए, अगर इसमें रिएक्टेंट के अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं या प्रोडक्ट के जितने मॉलिक्यूल बनते हैं, वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो इधर देखिए, कार्बन के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे 1 लिखा हुआ है ना, यानी कार्बन के मोल कितना हुआ, 1 हुआ। ऑक्सीजन के मोल कितने हुए, आगे कितना लिखा हुआ, हाफ, तो ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए, हाफ हो गए। आगे जितना लिखा होता है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। अब इधर देखिए, अपने को मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ से अमाउंट इन ग्राम क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्या ये चीज़ आई समझ में या नहीं आई, यानी कि अमाउंट इन ग्राम निकालने के लिए हमको मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मोल्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास से करना पड़ेगा। और मोलर मास क्या होता है, बिल्कुल सही, शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों।
मोलर मास क्या होता है, आप किसी भी स्पीसीज का एटम है तो एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, लेकिन पीछे यूनिट यू या AMU की जगह क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। क्लियर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने निकाल लिए, अब मुझे कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट इन ग्राम निकालना है, तो अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास करना है। कार्बन के लिए मोल्स तो कितना आया, 1 आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन के मोलर मास से, तो कार्बन यहाँ पे 1 ही है, यानी कार्बन एटॉमिक फॉर्म में, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, लेकिन पीछे अपन यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 12 ग्राम, यानी इस रिएक्शन में कितना कार्बन यूज़ हो रहा है, 12 ग्राम यूज़ हो रहा है। क्लियर, ठीक इसी तरीके से क्या आप ऑक्सीजन का अमाउंट इन ग्राम निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के मोल्स कितना है, हाफ इंटू ऑक्सीजन का यानी O2 का मोलर मास कितना होगा, O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, लेकिन 32 के पीछे U या AMU नहीं लगा के अपन क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। तो ये 32 ग्राम O2 का मोलर मास हो जाएगा। 32 ग्राम तो हो गया O2 का मोलर मास, 32 AMU या 32 U हो जाएगा O2 का मॉलिक्यूलर मास। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ, आप ज़रूर जाके वो देखिए। अब इधर देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हमने इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन कितना यूज्ड हो रहा है ये अपन ने देख लिया। कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब इधर देखिए, अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं C+O2 गिव CO2। इसमें तो बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं, इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ये बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो चीज़ें की वो सेम की सेम इस रिएक्शन के लिए भी करनी है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आगे जितना लिखा होता है आगे देखना है, नीचे वाली चीज़ें नहीं देखनी, ध्यान रखना। तो कार्बन के आगे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है भाई। यहाँ पे अगर आगे 2 लिखा होता तो 2 हो जाता। बात समझ में आ गई। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या आप अमाउंट इन ग्राम निकाल सकते हो। ठीक उसी तरीके से करना है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास करना है। तो इधर देखिए, कार्बन का 1 मोल इंटू कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, तो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। क्या आप O2 का भी आप अमाउंट इन ग्राम निकाल सकते हैं, मोल्स इंटू O2 का मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है, तो 1 इंटू 32 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। तो इस तरीके से अपन ने दोनों ही केस में, दोनों ही रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के कितने मास यूज़ हो रहे हैं वो अपन ने निकाल लिए। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखें, अब ये लॉ क्या कहता है, देखिए इधर सबसे पहले तो ये देखिए, कार्बन और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में कौन आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, यानी 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इन रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों एलिमेंट में से जो कार्बन है उसका अमाउंट फिक्स है या नहीं, दोनों केस में। यहाँ पे भी कितना है, 12 ग्राम, यहाँ पे भी क्या है, 12 ग्राम। यानी कि इन दोनों केस में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि मैं बात करूँ कार्बन की, तो उसका तो मास क्या है, फिक्स है। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है यानी कौन है, वो ऑक्सीजन, क्या उसका मास सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पे तो 16 ग्राम आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 32 ग्राम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब तीसरी बात मुझे ये बताइए, ये जो सेकंड एलिमेंट है जिसका मास डिफरेंट है, समझ गए, जो कि कौन सा है, ऑक्सीजन, जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये जो सेकंड एलिमेंट यानी ऑक्सीजन है उसका मास कितना आया, एक तो 16 आया और एक 32 आया। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, 32, तो 16:32 आएगा कि नहीं आएगा। और रेशियो को हमेशा अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने सेकेंड एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का मास रेशियो निकाला,
जो कि कितना आया 1:2। क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं है? बिल्कुल है, 1:2 क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो पहली बात तो क्या थी कि जब इस दोनों केसेस में हो क्या रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलकर यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, इन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट का मास क्या होगा? फिक्स होगा। और यहाँ पे वो एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है, जिसका मास दोनों ही केस में कितना है? फिक्स्ड है, जो कि कितना है? 12 ग्राम। दूसरी बात क्लियर। तीसरी चीज़ क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट है जिसका मास डिफरेंट है, जो कि इस केस में कौन है? ऑक्सीजन है। फर्स्ट केस में तो 16 ग्राम है, सेकंड केस में कितना है? 32 ग्राम। तो जब हम उस सेकंड एलिमेंट के मास का रेशियो निकालेंगे, ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के रूप में हमें मिलेगा। यही चीज़ क्या कहलाती है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिंपल, इजी, पढ़ने में मज़ा आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर? तो क्या बोला देखिए इसमें, इफ़ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड। टू एलिमेंट यहाँ पे कौन से हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड कौन बना रहा है? क्या क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देन रेशियो ऑफ मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। विच रिएक्ट विथ फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो कि फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है? कार्बन, और कार्बन का फिक्स्ड मास कितना है? 12 ग्राम है। तो क्या होगा कि उसके मास का रेशियो हमेशा क्या होगा? सिंपल होल नंबर के फॉर्म में पाया जाएगा। यही लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखते टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट ज़रूर आते होंगे कि कब तो ब्रैकेट लगाना है और कब ब्रैकेट नहीं लगाना, कब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और कब नहीं करना। तो अब वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर, मान लीजिए दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। अपने को ये बताना है कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो अपने को पता है कि हमेशा अपन उनके नीचे क्या लिखते हैं? उनकी वैलेंसीज लिखते हैं, और वैलेंसीज को फिर क्या करते हैं? क्रॉस तरीके से जूडो कराटे अपन खेलते हैं। किस तरीके से ये करते हैं, ये सारी चीज़ पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इधर, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि वैलेंसीज होती क्या है। तो वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई एटम जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। ये जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है 4th चैप्टर में डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पर अभी बस इतना ध्यान रखिए, वैलेंसी का मतलब कोई एटम किसी दिए गए कंपाउंड में कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वैलेंसी हम निकालेंगे कैसे? तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, किसी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि उस चार्ज को आपको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। यानी किसी आयन के ऊपर जो चार्ज है उसको आप पॉजिटिव में ले लें, पॉजिटिव साइन उसका कर दें, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। क्योंकि वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। देखिए कैसे, इधर देखें, अपने को पता है Mg के ऊपर क्या होता है? चार्ज कितना होता है? 2+ होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2- होता है। ये अपने को पता है। अब मुझे इस Mg2+ की वैलेंसी लिखनी है, तो मैंने कहा था जितना चार्ज है वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। लेकिन वैलेंसी लेनी किस में? पॉजिटिव में। अगर -3 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3। समझ गए? प्लस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। देखिए इधर, तो Mg के ऊपर चार्ज कितना है? +2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -2। मैंने कहा था चार्ज को आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? पॉजिटिव में। -2 है तो चार्ज है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। माइनस आपको यहाँ पे आगे नहीं लगाना है, क्योंकि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्लियर? अब इधर देखिए, Al के ऊपर चार्ज कितना होता है? 3+ होता है, तो इसकी वैलेंसी देखिए कितनी होती है? 3। SO4 सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2- होता है। सल्फेट के ऊपर 2- तो चार्ज हो गया, लेकिन SO4 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2- की जगह क्या हो जाएगी? वैलेंसी
2 हो जाएगी। माइनस की जगह आपको प्लस कर देना है, सिंपल। प्लस है तब तो कुछ करना ही नहीं है, और अगर माइनस है तो उसको आपको प्लस रूप में रिप्रेजेंट करना है। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे कि वैलेंसी निकालेंगे कैसे। किसी आयन के ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। शर्त ये है कि उस चार्ज को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। क्लियर? अब इधर देखिए, Na के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो देखिए वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। OH माइनस के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो उसको वैलेंसी लोगे तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। -1 नहीं होगा, -2 वैलेंसी नहीं होगी, -2 वैलेंसी नहीं होगी। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे? सबकी वैलेंसी कर देंगे। अब अपने को क्या करना है? इधर देखिए, जूडो कराटे खेलने हैं। इधर देखिए क्या करना है? क्रॉस में जाना है आपको। ये 4 तो जाएगा इस H के पीछे, और ये 1 जाएगा इस कार्बन के पीछे। ये जाएगा इस तरीके से। कराटे खेलना भाई, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है बस इस तरीके से। समझ गए? ये इधर और ये गया इधर, बस कराटे खेलना और कुछ नहीं करना। अब इधर देखिए, तो कंपाउंड क्या बन जाएंगे इसमें? कार्बन के नीचे कितना आया? 1 आया, और H कितना आया? 4 आया। तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब पहला कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान रखना है, अगर कोई एटम 1 आ जाए तो 1 कभी भी लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पे अपन C1H4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? CH4। 1 लिखने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती, 1 कभी भी लिखा नहीं जाता। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो कितना है? 1 ही है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, 1 कभी भी केमिकल फॉर्मूले में लिखा नहीं जाता। क्लियर? दूसरा देखिए, यहाँ से क्या कब बनेगा? Mg कितना आया? 2, और O के पास कितना आया? 2। तो Mg2O2 आएगा या नहीं आएगा? अब हमेशा क्या ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का आ जाए तो केमिकल फॉर्मूला अपन सिंपल फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? ये भी 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे 2 से कट करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस सेकंड क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट बना कि हमेशा जो भी नंबर आए उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। तो Mg2O2 नहीं होके इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Mg 2 से कटा तो 1 आया, और ये भी 2 से कटा तो कितना आया? 1 आया। क्लियर? लेकिन अभी मैंने आपको बताया था 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, तो इसका फॉर्मूला ये भी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो हमेशा सिंपलेस्ट नंबर में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखिए, इधर Al के नीचे 3 आया तो 3 गए इसके पास, और SO4 के नीचे 2 आया, 2 गए इसके पास। तो फॉर्मूला क्या बना? देखिए, Al2 और SO4 के नीचे कितना लिखना है आपको? 3 लिखना है। अब इधर ध्यान से समझिएगा, क्या ये एक पॉली एटॉमिक आयन है? पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अगर किसी आयन में एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, जैसे SO4 2- में 1 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन, टोटल 5 हो गए ना, तो एक से ज़्यादा होते ही वो क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक आयन। वो आयन जिसमें एटम एक से ज़्यादा हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉली एटॉमिक आयन में क्या आ गया? SO4 2- आ गया, CO3 2- आ गया, PO4 3- फॉस्फेट आयन आ गए। समझ गए? तो अगर कभी भी पॉली एटॉमिक आयन एक से ज़्यादा हो, पॉली एटॉमिक आयन एक से ज़्यादा हो, तो हमेशा उसको ब्रैकेट में बंद करना है। अगर पॉली एटॉमिक आयन एक ही हो तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये पॉली एटॉमिक SO4 कितना आया? पॉली एटॉमिक है और कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी ये पॉली एटॉमिक आयन एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होते ही आगे इसके आगे पीछे क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। इसको ब्रैकेट में बंद करना है। और ये कितना आ रहा है? 3। तो अब ब्रैकेट के नीचे आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब भी पॉली एटॉमिक आयन एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट लगाना है। अगर एक ही हो, अगर पॉली एटॉमिक आयन, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, Na के नीचे 1, OH के नीचे 1। अब ये OH माइनस है, OH माइनस है, तो क्या ये पॉली एटॉमिक है या नहीं है? बिल्कुल है। एक तो ऑक्सीजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक से ज़्यादा हुआ, 2 हो गए, एक से ज़्यादा होती है, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। अब
इसको फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, इधर देखें, क्या Na+ भी पॉली एटॉमिक है? सोच के बताएं। बिल्कुल, Na+ पॉली एटॉमिक नहीं है। इसमें इतना भेजा मत लगा देना कि N अलग है A अलग है तो दोनों टोटल मिलके 2 हो गए तो ये पॉली एटॉमिक हो गया। नहीं, Na पूरी एक यूनिट है। आ रही है बात समझ में? तो Na+ पॉली एटॉमिक नहीं है। Na पूरी एक यूनिट है तो यूनिट एक ही हुई ना, तो ये पॉली एटॉमिक नहीं है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? Na1, Na के नीचे 1 लिखना है, मैंने कहा था 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब OH- है, अब OH- पॉली एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है और ये आ कितना रहा है? 1 ही आ रहा है। मैंने कहा था पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन अगर एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट लगाना, अगर एक ही हो तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? OH को ऐसे ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे क्योंकि पॉली एटॉमिक आयन एक ही है और पॉली एटॉमिक आयन एक ही होता है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए इसका फॉर्मूला ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा? कौन सा होगा भाई? बिल्कुल ये होगा, क्योंकि मैंने कहा था 1 आ जाए तो 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से मैंने 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं जहाँ पे आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों, आप सभी ने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, 1-2 क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे कि मोल को डिफाइन कैसे करेंगे या फिर ग्राम और AMU में क्या रिलेशन होता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। या हो सकता आपकी ये चीज़ें रटी हुई हो लेकिन ये चीज़ें आई कैसे, इस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज यही डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये सब समझाने से पहले आप सभी को पता है कि कार्बन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। तो कार्बन नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है, C12 और C14 के रूप में, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? C12 का। आप, हम और ये सब पेड़ पौधे, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से ही तो मिलकर बने होते हैं, और कार्बन में भी कौन सा? C12 में। क्लियर? तो कार्बन के 2 आइसोटोप C12 और C14। C14 की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है और ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसके न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलती रहती है। इसकी सहायता से हम कोई भी फॉसिल्स कितने साल पुराना है, यानी एज ऑफ फॉसिल्स, हम C12 और C14 के रेशियो के थ्रू हम निकाल सकते हैं। और इसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इसमें अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। तो कहने का मतलब ये है, आपने जब भी मोल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपने C12 ये सुना होगा। तो ये C12 है क्या? ये C12 कार्बन का एक आइसोटोप है। ये समझाने के लिए आपको मैंने ये चीज़ें बताई है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में C12 वर्ड आता है, वो C12 एक्चुअल में क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है। क्लियर? अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि इतने सारे एलिमेंट है लेकिन हमने मोल कॉन्सेप्ट की या मोल की डेफिनेशन देने के लिए स्टैंडर्ड के रूप में C12 को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब ये है कि ये सबसे ज़्यादा नेचर में C12 ही पाया जाता है। आप, मैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वह सब कैसे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर कार्बन पाया जाता है। क्लियर? इसलिए मोल की डेफिनेशन में C12 को ही स्टैंडर्ड के रूप में माना जाता है। क्लियर? अब इधर देखिए, अगर मैं C12 की बात करूं, C12 समझ गए, इस वाली फॉर्म की बात करूं जिसका कि एटॉमिक मास कितना है? 12 है। क्लियर? अब इधर देखिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में अपने को पता है कि एक मोल में हमेशा कितने एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। ये चीज़ अपने को पता है। और एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास कहलाता है। और मोलर मास निकालते कैसे हैं? अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास ले लो, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लो, लेकिन पीछे यूनिट U या AMU की जगह क्या लगाना है? ग्राम लगाना है। क्लियर?
तो अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर C12 की बात करूं, और C12 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल? एटम है ना, इसलिए हमने पीछे नाम क्या लगाया, एटम लगाया। तो अब अगर मैं सिर्फ C12 की बात करूं तो C12 के 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अपने को पता ही है। और C12 के 1 मोल का मास यानी मोलर मास कितना होगा, इसके एटॉमिक मास के पीछे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। और कार्बन C12 का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, 12 ले लिया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब इधर देखिए, अब मुझे 1 मोल की डेफिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? 1 मोल की डेफिनेशन चाहिए। तो देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे 1 मोल किसके बराबर होगा, इतने एटम्स के बराबर होगा, जो कि किस में प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम ऑफ C12 में। तो बस डेफिनेशन बन गई, क्या हुई, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। C12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो ही किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन अब आप समझ गए होंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने, 1 मोल किसके बराबर होगा, इन नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, जो कि किस में प्रेजेंट होगा, 12 ग्राम में प्रेजेंट होगा। और किसके 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट होगा। तो डेफिनेशन क्या बन गई, वो 1 मोल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। और C12 है क्या, आइसोटोप ऑफ कार्बन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये C12 C14 क्या होता है। पहली चीज़, मोल की डेफिनेशन में C12 को स्टैंडर्ड के रूप में क्यों लिया, ये भी हम समझ गए। और तीसरी डेफिनेशन हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अब हम समझ चुके हैं। क्लियर? अब देखिए आगे, आपको इस मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो ज़रूर देखिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ ताकि आप यहीं पर ट्रिक को अच्छे से समझ जाएं। देखिए इधर क्वेश्चन अगर मैंने दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 52 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में किसकी बात कर रखी है, हीलियम की बात कर रखी है। तो अब ये जो लाइन मैं लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, हीलियम के लिए। पहले ये वाली लाइन किसके लिए लिखी थी, कार्बन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हीलियम के लिए दे रखा है, तो मुझे ये लाइन किसके लिए लिखनी है, हीलियम के लिए लिखनी है। मान लीजिए यहाँ CO2 होता तो ये लाइन में किसके लिए लिखता, CO2 के लिख लिया। क्लियर? अब इधर देखिए, अब क्या लिखूंगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स, ये तो लिखना ही है। अब यहाँ पे मैंने एटम्स क्यों लिखा है, क्योंकि हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती। तो इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये तो एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को हीलियम का क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा, और पीछे यूनिट तो हमेशा क्या लगती है, ग्राम में लगती है। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पे CO2 होता तो ये चीज़ तो सब सेम चलती, सिर्फ यहाँ पे 4 की जगह क्या हो जाता, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, तो यहाँ पे 44 ग्राम हो जाता। क्लियर? यहाँ पे अगर CH4 मीथेन होता, क्वेश्चन में मीथेन के बारे में बात कर रहा होगा, CH4 के बारे में, तो ये दोनों तो सब सेम चलते। यहाँ पे CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 16 ग्राम हो जाता। कहने का मतलब ये दो तो हमेशा सेम ही रहेंगे, इतने ही रहेंगे। चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। क्वेश्चन में जिसके बारे में बात कर रखा है, अगर वो एटम है तब तो उसका एटॉमिक मास यहाँ रख देना, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे रख देना, लेकिन यूनिट हमेशा क्या लगानी है, ग्राम लगानी है, तभी वो उसका मोलर मास कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो कोई भी क्वेश्चन में जिसके बारे में बात कर रखा है उसके लिए आप इस टाइप की लाइन लिख दोगे। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ पूछेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ पूछा है। देखो इसने क्या दे रखा है, 52 ग्राम दे रखा है, तो इस लाइन में देखिए ग्राम का है, ये रहा ग्राम दे रखा है, तो इस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और क्या चीज़ पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो इस क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है, ये रहे मोल्स, ये चीज़ पूछी है, तो इस पर क्या कर दोगे, क्वेश्चन मार्क कर दोगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, मोल्स अलग होते हैं और मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मोल्स तो आएगा यहाँ पे, और एटम और मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे CO2 होता तो यहाँ पे मैं
एटम्स नहीं लिख के क्या लिखता, मॉलिक्यूल लिखता। तो मोल और मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूज मत होना, ये गलती आप लोग करोगे, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। क्लियर। अब क्या कर दिया, टिक कर दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब इन दोनों को पकड़ के बाहर लियो, बाकी सबको भूल जाओ। तो क्या लिखा, 1 मोल इज इक्वल टू कितना आया, 4 ग्राम। इस पे टिक है और इस पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब तीसरा स्टेप क्या करना आपको इस चीज़ को इस तरीके से रीअरेंज करना है कि क्वेश्चन मार्क हमेशा इक्वल के राइट साइड में आना चाहिए। अभी क्वेश्चन मार्क इक्वल के लेफ्ट साइड में आ रहा है, आप इसको घुमा दो तो क्वेश्चन मार्क इक्वल के कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्लियर। जैसे a बराबर b को b बराबर a भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ आ गया, राइट साइड में, और टिक कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ आना चाहिए, इक्वल के राइट साइड में आना चाहिए। अब क्या करना है, वही चीज़ जो आप छोटी क्लासेस से करते आए हो कि 5 पेन 10 रुपए के हैं तो एक पेन कितने रुपए का होगा, वही चीज़ देखिए। 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम आप निकाल सकते हो। सेकंड स्टेप में हमेशा आपको किसके लिए निकालना है, 1 के लिए निकालना है। जब भी आप 1 के लिए निकालते हो तो क्या ध्यान रखोगे, ये वाली चीज़ हमेशा इसके अपॉन में चली जाती है। क्लियर। तो क्या हो गया, 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम कितने बराबर हो जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो 1/4 मोल। तो क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है, 52 ग्राम के लिए पूछा है। तो 4 ग्राम बराबर इतने के, 1 ग्राम बराबर इतना, तो 52 ग्राम कितना हो जाएगा, उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इनटू कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक उसी तरीके से जैसे 5 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन कितने रुपए का होता, 10 डिवाइडेड बाई 5 करते या नहीं करते। ठीक वही टाइप जब 1 के लिए निकालोगे तो वो चीज़ अपॉन में जाती है, और जब 1 से ज़्यादा के लिए निकालते हो तो वहाँ वो चीज़ उसके आगे इनटू हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, 13 मोल्स आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आप लिख दोगे। सेकंड स्टेप में 1 के लिए निकालो, और 1 के लिए जब भी निकालोगे तो ये चीज़ इसके अपॉन में चली जाएगी। और थर्ड स्टेप में जितना क्वेश्चन में पूछा है उस चीज़ को आप यहाँ पे रखेंगे, और वो आगे जाके इसके आगे जाके क्या हो जाएगी, इनटू यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आप इस ट्रिक के थ्रू आप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है तो उसको यहाँ पे लिख देना। अगर वो एटम है तो यहाँ पे उसका एटॉमिक मास रख देना, अगर वो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास रख देना, और पीछे यूनिट क्या लगानी है, ग्राम लगानी है। तो 10 सेकेंड के अंदर आप आराम से किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ मोल कॉन्सेप्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल या पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी ट्रिक से आप सॉल्व कीजिए और आंसर चेक करिए आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, तो ये ट्रिक आप समझ गए हैं। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि यू और एएमयू, यू यानी यूनिफाइड मास, एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जो कि यूनिट होती है किसकी, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की, और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ये चीज़ें आपने रटी होगी, लेकिन आएगा कैसे ये अभी अपन देख लेते हैं। देखिए इधर, अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की, कार्बन से ही समझ के देखते हैं। देखिए इधर, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू या एएमयू होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12U या 12 एएमयू आया। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। क्लियर। तो अगर कार्बन का एटॉमिक मास को मैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम बोल सकते हो या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि एक एटम का मास। क्लियर। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम लिख सकता हूँ, जो कि कितना आया 12U या 12 एएमयू। यू और एएमयू क्यों लगाया, क्योंकि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू या एएमयू। क्लियर। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मुझे ये बताइए ये रिलेशन कैसा आया, हम आप समझ चुके हैं। तो
क्या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम होगा या नहीं होगा? किसके लिए? कार्बन के लिए, C12 के लिए तो बात कर रहे हैं अपन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन के लिए मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा या नहीं आएगा? सेम वही चीज़ मैं ये वाली चीज़ पकड़ के यहाँ पे लाया हूँ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक एटम का मास आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा था जब भी एक के लिए निकालते हैं ये वाली चीज़ इसके अपॉन में जाती है, जब भी एक के लिए निकालते हो तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी? इसके अपॉन में चली जाएगी। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना हुआ? 12/6.02 इंटू 10⁻23 और पीछे क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब इधर देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। अगर A इक्वल टू 10 है और B भी इक्वल टू 10 है, A 10 के बराबर है और B भी 10 के बराबर है, क्या तो क्या इनडायरेक्टली A बराबर B आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। A भी 10 है, B भी 10 है, तो A और B क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब इधर देखिएगा, ये जो चीज़ है 12U वो भी एक कार्बन एटम का मास है और ये 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम ये भी कार्बन के एक एटम का मास है या नहीं है? तो ये चीज़ कार्बन के एक एटम का मास, ये चीज़ भी कार्बन के एक एटम का मास, तो क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी या नहीं होगी? ये दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, 12U इज इक्वल टू 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है, कॉमन सेंस लगाना है। साइंस में है क्या? कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। क्लियर? अब इधर देखिए, तो 12U इज इक्वल टू 12/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम आ गया। अब इधर देखिए 12U बराबर इतना, तो क्या एक U निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? वही चीज़ जब भी एक के लिए निकालोगे ये वाली चीज़ इसके अपॉन में जाएगी, तो एक U किसके बराबर हो जाएगा? ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी? इसके अपॉन में जाएगी। तो देखिए 12/6.02 इंटू 10⁻23 ये तो आ ही गया, इनटू ये 12 कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में जाएगा ना, तो देखो 1/12, ये 12 इसके अपॉन में आ गया। क्लियर? 12 से 12 कट गया तो क्या बचा? 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम बचा। अब देखिए, जब आप 1 डिवाइडेड बाय 6.02 करोगे, यानी 1 को किससे डिवाइड करोगे? 6.02 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.166। ये किसकी वैल्यू आई? सिर्फ इसकी वैल्यू आई। और नीचे अपॉन में क्या रहेगा? 10⁻23 ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्लियर? अब इधर देखिए, अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? देखिए इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 99% बच्चों को ये पॉइंट हटाना, कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, ये समझ में नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता था। देखिए इधर, तो अपने को क्या करना है? ये पॉइंट हटाना है। जैसे ही ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इस पॉइंट के आगे देखिए कितने नंबर है? 3 नंबर है ना, 1 2 3। जब आप पॉइंट हटाते हो तो आगे जितने नंबर है उतने जीरो आ जाएंगे अपॉन में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये पॉइंट हटाया तो आगे कितने नंबर है? 3 है ना, तो नीचे देखिए 3 जीरो आ जाएंगे, तो नीचे कितना आ गया? 1 0 0 0। आई बात समझ में? अगर ये होता कि 0.1, अब इसमें मुझे पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के आगे कितना है? एक ही है ना, तो नीचे क्या हो जाता? 10, 1/10 हो जाता। अगर होता 0.01, इसमें मुझे पॉइंट हटाना है, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 अपॉन, अब पॉइंट के आगे कितने 2 नंबर आ गए, तो नीचे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। आगे 3 होते तो 1000 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब क्या करना है? जैसे ही ये पॉइंट हटाया तो आगे 3 नंबर है, तो नीचे क्या आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। क्लियर? अब इधर देखिए, ध्यान से देखिए, अब अगर मैं ये 1 0 यहाँ से हटाऊँ तो वापस पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा। अगर मैं 2 0 हटाऊँ तो पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, और अगर ये मैं तीनों 0 हटा दूँ तो पॉइंट 3 के आगे आ जाएगा, वापस ये वाली चीज़ आ जाएगी और 1000 यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? जब आप ऊपर से पॉइंट हटाते हो तो आगे जितने नंबर है उतने 0 नीचे आ जाएंगे, और जब आप नीचे से 0 हटाते हो तो उतने ही नंबर के बाद वापस पॉइंट आ जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो देखिए, अगर मुझे ये 2 जीरो कट करने हैं, यहाँ से 2 जीरो कट करने हैं, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.66 हो जाएगा और यहाँ पे पीछे 10 बचेगा, यानी अब 10⁻23 और 1 जीरो यहाँ से आ गया तो 10⁻24 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आया, 1.66 अपॉन 10⁻24। अब इस 10⁻24 को नीचे से जब अपन ऊपर ले जाएंगे, तो अभी तो ये प्लस में है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही ये नीचे से ऊपर गया तो ये अभी तो 10⁻24 है, नीचे से ऊपर जाने पर ये 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया कि 1u इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये सब इतना बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको कैलकुलेशन से डर ना लगे, आप ये छोटी मोटी बातें इस कैलकुलेशन के थ्रू समझ जाएं, ताकि आपको फिजिक्स में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आए। हालांकि जनरल फिजिक्स पर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से रीअरेंज करना है, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कैलकुलेशन में आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में आपको मज़ा आने लग जाएगा। क्लियर? अब देखिए इधर एक चीज़ आपको एक और बताता हूँ, आप खुद ही कर लेंगे। देखिए इधर अभी अपन ने क्या किया, इसको और इसको बराबर किया, 12u बराबर 12/6.02 इंटू 10⁻23 किया। क्या मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूँ? कैसे? इसको इसके बराबर भी तो कर सकता हूँ। अभी मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके बराबर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 12/6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, 12u के। तो अब वही चीज़, इतना ग्राम बराबर इतने u, तो एक के लिए आप निकाल सकते हो, एक के लिए निकालोगे तो ये चीज़ इसके अपॉन में जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो देखिए ये 12 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, और ये 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि नीचे है, इस चीज़ को जब आप इसको नीचे लाओगे तो ये चीज़ 6.02 इंटू 10⁻23 कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। तब 12 से 12 कट जाएंगे, तो 1 ग्राम बराबर क्या आया, 6.02 इंटू 10⁻23 u। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों रिलेशन लाके बता दिए हैं। 1u कितने ग्राम के बराबर होता है और 1 ग्राम कितने u के बराबर होता है। आप जैसे चाहे कर सकते हैं, अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक इस चैप्टर में जो भी डाउट आ रहे थे, जो भी आपके मन में डाउट आ सकते थे या आ रहे हैं या फ्यूचर में कभी आएंगे, वो सब मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप सारे लेक्चर आपने अच्छे से देखे हैं, ध्यान से समझा है और आप खुद समझना चाहते हो, तो ये मेरी गारंटी है कहीं पे दिक्कत आ ही नहीं सकती, बिल्कुल आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों में कभी आज तक आई ही नहीं। आप बस पूरा ध्यान से समझिए और पूरा डूब जाइए उसमें, तो आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं।